डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। और आज हम पढ़ेंगे विश्व की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि विश्व की जनसंख्या वर्तमान में 2020 के आंकड़ों अनुसार लगभग 800 करोड़ के आसपास है। 2013 के आंकड़ों अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ है। विश्व की जनसंख्या 2013 के आंकड़ों अनुसार 714 करोड़ है, जो 7 महाद्वीपों में 7 महाद्वीपों में असमान रूप से पाई जाती है। असमान रूप से पाई जाती है। किसी महाद्वीप में बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है और किसी महाद्वीप में बिल्कुल भी जनसंख्या नहीं पाई जाती है। यही आज हम पढ़ेंगे। देखो 7 महाद्वीप कौन कौन से? पहला है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में पूरे विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में पूरे विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जो विकासशील महाद्वीप है। विकासशील महाद्वीपों में विश्व की 75% जनसंख्या पाई जाती है और जो बची 25% जनसंख्या है वह विकसित महाद्वीप में या विकसित देशों में पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या पाई जाती है। एशिया महाद्वीप एक उपजाऊ मैदान वाला क्षेत्र है। यहाँ पर उपजाऊ मृदा अधिक मात्रा में पाई जाती है। नदी घाटियों के कारण भी यहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की 15% जनसंख्या पाई जाती है। ये एक अल्प विकसित महाद्वीप है। यहाँ पर विकास अभी भी निम्न स्तर पर है। निम्न जीवन स्तर इस महाद्वीप में पाया जाता है। यहाँ पर जनसंख्या विश्व की 15% इस महाद्वीप में पाई जाती है। तीसरा नंबर आता है यूरोप का। यूरोप में विश्व की 10% जनसंख्या निवास करती है। यूरोप महाद्वीप में विश्व की 10% जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में विश्व की 7.8% जनसंख्या पाई जाती है। ये एक विश्व का नवीनतम महाद्वीप है प्रवास के रूप में। यहाँ के जो प्रवासी हैं वो सभी यूरोप से आए हुए हैं। यूरोप के जो भी व्यापारी थे वो व्यापार करने के लिए अमेरिका में स्थायी रूप से बस गए और ऐसे अमेरिका महाद्वीप में जनसंख्या वितरण बढ़ता गया और ये यूरोपवासी अमेरिका के स्थायी निवासी बन गए। अधिकतर जो निवासी उत्तरी अमेरिका के 80% वो यूरोप से आए हुए
निवासी हैं। उसके बाद है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में 5.6% जनसंख्या पाई जाती है। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया। छठा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत ही कम मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पर बहुत ही विषम परिस्थितियां रहने के लिए जो भी जनसंख्या है वह सब महाद्वीप के किनारों में पाई जाती है। जो मध्य ऑस्ट्रेलिया का भाग है वह बिल्कुल जनविहीन है, बहुत ही कम मात्रा में जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। उसके बाद है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका में कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रहता है, या इस महाद्वीप में मानव के रहने के योग्य परिस्थितियां नहीं है। यहाँ पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है, और ये एक शीत प्रधान क्षेत्र है जो मानव को उपयुक्त जलवायु नहीं देता, इसलिए यहाँ पर मानव निवास नहीं करता है। ये मानव विहीन महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये तो हो गया महाद्वीपों का वर्णन। अब देखो जो विश्व की 80% जो जनसंख्या है, विश्व की जो 80% जनसंख्या है वह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच, विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच निवास करती है। 1% जनसंख्या, विश्व की बातें कर रहे हैं तो जो भी मैं आपको बताऊं आप विश्व के संदर्भ में समझिए इसको। 1% जनसंख्या 60 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की तरफ, विश्व की केवल 1% जनसंख्या 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ध्रुवों तक पाई जाती है। उनमें जो जनजातियां हैं जो हजारों वर्षों से इन क्षेत्रों में रह रही हैं, वो जनसंख्या इन ध्रुवों की तरफ पाई जाती है। बाकी विकसित व्यक्ति यहाँ पर नहीं पाए जाते। परंपरागत रूप से जो व्यक्ति रह रहे हैं, जो जनजातियां रह रही है, एस्किमो हो गई, वो वही जनजातियां 60 डिग्री उत्तर से ध्रुवों की तरफ पाई जाती है। जीरो डिग्री से 20 डिग्री तक, 0 डिग्री से 20 डिग्री तक हम बातें कर रहे हैं उत्तरी अक्षांशों की। 0 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच जनसंख्या का वितरण बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा में वर्ष भर दोपहर के बाद बहुत घनघोर बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, इसलिए इस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। रोजाना बारिश होने के कारण यहाँ पर बहुत ही दलदली क्षेत्र पाया जाता है, मच्छरों का बहुत ज्यादा प्रकोप पाया जाता है। इस क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण बहुत ही कम पाया जाता है। जो भी जनसंख्या पाई जाती है वह मुख्य रूप से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाई जाती है।
दक्षिण अक्षांशों की बात करें, आपको मैं समझाने के लिए ग्लोब बना देता हूं। देखो ये पृथ्वी है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं। यह है भू मध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश पर होती है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यह है उत्तरी गोलार्ध और यह है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है, 66.5 डिग्री, और ये 90 डिग्री पर ध्रुव होते हैं। यहां पर ध्रुव है, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा। वैसे ही यहां पर 23.5 दक्षिण में मकर रेखा, और यहां पर 66.5 डिग्री, और ये ध्रुव हो गई। उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 80% पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में पूरे विश्व की जनसंख्या का 80% इसी गोलार्ध में पाई जाती है। ये जो गोलार्ध है, यहाँ पर पूरी दुनिया की जनसंख्या की 80% जनसंख्या इसे उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है। 80 से 85, वैसे 85% आंकड़ा है, तो जो 85% जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है। उसका कारण यह है कि उत्तरी गोलार्ध एक स्थलीय गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध क्या है? एक स्थलीय गोलार्ध है और स्थलीय भाग पर ही जनसंख्या निवास करती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध एक जलीय गोलार्ध है। इस गोलार्ध के अधिकतर भाग पर महासागर पाए जाते हैं। केवल 2 महाद्वीप इस दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, जो दक्षिण अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही कम मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। जो भी जनसंख्या पाई जाती है यहाँ पर वो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 85% जनसंख्या पाई जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में विश्व की 15% जनसंख्या पाई जाती है। बात करते हैं मानव की। मानव एक संसाधन के रूप में, मानव एक संसाधन के रूप में, देखो मानव संसाधनों का संसाधन है। संसाधनों का संसाधन इसलिए है क्योंकि कोई भी संसाधन तभी संसाधन होता है जब वह मानव के लिए उपयोगी होता है। उपयोगी होता है। उपयोगिता का पैमाना क्या है? स्वयं मानव है। उपयोगिता का पैमाना क्या है? स्वयं मानव है। कोई भी संसाधन तभी संसाधन कहलाएगा जब वह मानव के लिए उपयोगी होता है। अगर वह मानव के लिए उपयोगी नहीं है तो वह संसाधन भी नहीं है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, देखो जब मनुष्य इतना नॉलेजेबल नहीं था, उसकी इतनी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, तब भी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती थी, सूर्य प्रकाश देता था, पवन भी पृथ्वी पर चलती है और ज्वार भी आता था। लेकिन जैसे ही मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया तो इसने सौर से
जैसे ही मानव के लिए उपयोगी बना तो ये क्या हो गया, एक संसाधन हो गया। वैसे ही पवन से ऊर्जा बनाना शुरू की तो पवन ऊर्जा भी एक संसाधन की श्रेणी में आ गया। वैसे ही ज्वार आने से, ज्वार भाटे के आने से जो ऊर्जा का निर्माण किया मनुष्य ने, उससे ये ज्वार भी ज्वार ऊर्जा में एक संसाधन के रूप में आ गया। कहने का मतलब यह है कि कोई भी, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे जल हो, पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, सूर्य हो, पवन हो, ज्वार हो, अगर वह संसाधन की श्रेणी में आएगा तो उसमें उपयोगिता का गुण होना जरूरी है। अगर वह मनुष्य के लिए उपयोगी है तो वह संसाधन है, और अगर मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है तो वह संसाधन भी नहीं है। संसाधन बनने का प्रमुख कारण मानव है, इसलिए मानव संसाधनों का संसाधन है। अब बात करते हैं जनसंख्या के वितरण की। जनसंख्या के वितरण की देखो, जनसंख्या का वितरण चाहे वो विश्व स्तर पर हो, चाहे वो महाद्वीपों के स्तर पर हो, चाहे वो देश के स्तर पर हो, और चाहे वो प्रदेश के स्तर पर हो, जनसंख्या का वितरण समान रूप से नहीं पाया जाता। सभी जगह जनसंख्या का वितरण असमान रूप से पाया जाता है, चाहे हम महाद्वीपों की बात करें, चाहे हम देशों की बात करें। विश्व का जो 2/3 भाग है, 2/3 मतलब 66%, तो ये निर्जल प्राय है, ये मनुष्य के रहने के लायक नहीं है। विश्व की 80% जनसंख्या, विश्व की 80% जनसंख्या केवल उसके 20% भाग पर ही निवास करती है। पूरे विश्व की 80% जनसंख्या स्तर के केवल 20% भाग पर ही निवास करती है, जबकि 20% जनसंख्या 80% भाग 80% भाग जो विषम स्थलाकृति का होता है, वहां पर बहुत ही असमान रूप से पाई जाती है। ये जनसंख्या का वितरण है। 80% जनसंख्या 20% भाग पर पाई जाती है, और 20% जनसंख्या स्थल के 80% भाग पर पाई जाती है। विश्व की 85% उत्तरी गोलार्ध में, विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, अभी मैंने आपको बताया था, और 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। अब है विश्व जनसंख्या का वितरण। विश्व जनसंख्या का वितरण के अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ है। 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ है। 714 करोड़ में जो बड़े जनसंख्या वाले देश हैं, उनमें दो बड़े देश एशिया के हैं। पहला स्थान है चीन का,
दूसरा स्थान है भारत का, तीसरा स्थान है अमेरिका का, चौथा स्थान है इंडोनेशिया का। अगर हम विश्व के जो 10 बड़े देशों की सूची देखें, उसमें 10 में से 6-7 तो एशिया के देश ही हैं जो जनसंख्या में सबसे बड़े हैं। देखो, चीन दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर जनसंख्या के मामले में है। अमेरिका का तीसरा स्थान है, जो उत्तरी अमेरिका का भाग है। उत्तरी अमेरिका में अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंडोनेशिया जो कि एशिया का एक देश है। तो जो 2013 के आंकड़ों अनुसार 714 करोड़ है, उसमें से जो बड़े देश हैं वो एशिया के ही हैं। सघन जनसंख्या प्रदेश, वे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, सघन जनसंख्या के प्रदेश कहलाते हैं, जिनमें चीन, जापान, कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी बहुत देश हैं। अब आज इसमें देखो, अधिकतर देश ये तो सारे के सारे एशिया के हैं। आप इनमें देखोगे तो सारे के सारे एशिया के देश है। ये बहुत ही सघन जनसंख्या वाले देश है। यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। दूसरा है सामान्य जनसंख्या प्रदेश। सामान्य जनसंख्या प्रदेश, यहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा मात्रा में न होकर सामान्य रूप से पाई जाती है। ये वो प्रदेश है जहां पर थोड़ी कठिन जलवायु होती है और एशिया के अलावा जो विकसित देश है उनके जो घास के मैदान है और घास के मैदान है, वहां पर सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। तीसरा है कम जनसंख्या प्रदेश। कम जनसंख्या प्रदेश में आते देखो आप अलास्का, साइबेरिया, सहारा मरुस्थल, अलास्का, साइबेरिया, सहारा मरुस्थल, ये वो क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। देखो, साइबेरिया एशिया में स्थित है। ये रूस का वह भाग है जहां पर बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ती है और बहुत ही कम मात्रा में व्यक्ति निवास करते हैं। तो ये कम जनसंख्या वाले प्रदेश है। अब जनसंख्या
वितरण को प्रभावित करने वाले, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है विश्वव्यापी कारक, विश्वव्यापी कारक वह कारक जो पूरे विश्व की जनसंख्या वितरण को ही प्रभावित करता है। इसमें पहला है अवस्थिति, स्थिति। इसमें हम अक्षांश और देशांतर को शामिल करते हैं और मुख्य रूप से अक्षांश को ही शामिल करते हैं। अवस्थिति में मुख्य रूप से हम अक्षांश को ही शामिल करते हैं, क्योंकि अधिकतर जनसंख्या अनुकूल अक्षांशों के पास ही ज्यादा मात्रा में निवास करती है, और जहां पर अक्षांश अनुकूल नहीं है, मतलब सूर्य की किरणें या तो बहुत ज्यादा सीधी पड़ती हैं और ये बहुत ज्यादा तिरछी पड़ने के कारण शीत प्रधान है, वहां पर जनसंख्या बहुत ही कम मात्रा में निवास करती है। जैसे आप देखो अलास्का हो गया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो गए, साइबेरिया हो गया, सहारा प्रदेश हो गया। यहाँ के जो अक्षांश है, जैसे आप साइबेरिया में देखो तो बहुत ही शीत प्रधान क्षेत्र है और कड़ाके की सर्दी पड़ने के कारण वहां पर जनसंख्या बहुत ही कम मात्रा में निवास करती है। वैसे ही सहारा में मरुस्थलीय स्थिति होने के कारण जनसंख्या बहुत ही कम मात्रा में रहती है। संसार का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है हमारा भारत का थार मरुस्थल, जहां पर जनसंख्या मरुस्थल होने के बाद भी बहुत ही अच्छी मात्रा में निवास करती है। तो अक्षांश भी किसी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? अक्षांश है। यही कारण है कि 0 डिग्री से लेकर कर्क रेखा तक बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या का वितरण बहुत ही कम होता है। लेकिन कर्क रेखा से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो शीतोष्ण प्रदेश में आता है, वहां पर विश्व की 80% अक्षांश का नाम देखो, विश्व की शीतोष्ण, विश्व की 80% जनसंख्या शीतोष्ण जलवायु में पाई जाती है और 1% जनसंख्या, जैसे मैंने आपको बताया 66.5 डिग्री से ध्रुव तक केवल 1% जनसंख्या पाई जाती है। तो अक्षांश किसी भी जगह के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक है। उसके बाद दूसरा स्थान आता है जलवायु का। जलवायु जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक जलवायु है। देखो, उष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, शीत जलवायु, वही बात है जैसे अक्षांश के अनुसार जलवायु का निर्धारण होता है। तो जहां पर जलवायु अनुकूल होगी जनसंख्या वहां पर अच्छी मात्रा में पाई जाती है, और जहां पर जलवायु मनुष्य के अनुकूल नहीं होगी वहां पर जनसंख्या का वितरण बहुत ही कम होगा और असमान रूप से होगा। धरातल, ये विश्वव्यापी कारक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। सभ्यताएं इन कारकों के कारण ही जन्म लेती है। धरातल, देखो, जो क्षेत्र मैदानी होगा, समतल होगा, उपजाऊ होगा, वहां पर जनसंख्या का वितरण बहुत ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कृषि करने के लिए भूमि
उपलब्ध हो जाती है, समतल होती है, तो खेती करने के लिए वो बहुत ही उपयुक्त जगह है। इसके साथ साथ समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से दूरी विश्व की 80% जनसंख्या समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक ही रहती है। मतलब समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक ही जनसंख्या बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो मनुष्य के रहने के लिए पर्याप्त अनुकूल जलवायु नहीं होती है, सुविधाएं नहीं होती है। जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे क्षोभमंडल में हम धरती के स्तर से जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलेंगे तो वहां पर तापमान कम होने लगता है और तापमान कम होने के कारण वह मानव के उपयोग के लिए नहीं रह जाती। तो ये देखो, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला जो विश्वव्यापी कारक है उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो अवस्थिति है। अवस्थिति में अक्षांश है। जनसंख्या अक्षांशों के हिसाब से निवास करती है। जो अक्षांश मनुष्य के अनुकूल होता है वहां पर जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच ही पाई जाती है। दूसरी जलवायु है। जलवायु अक्षांशों में अनुकूल होती है, पवनों के अनुसार जलवायु होती है। तो जलवायु अगर मनुष्य के लिए सही होगी तो वहां पर जनसंख्या का वितरण सही पाया जाता है, अच्छा पाया जाता है। उसके बाद धरातल, कृषि करने के लिए अगर धरातल समतल होगा, उपजाऊ होगा, वहां पर जनसंख्या वितरण अच्छा पाया जाता है। उसके साथ साथ समुद्र तल से दूरी भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। समुद्र तल से दूरी ऊंचाई से ले सकते हैं और समुद्र से वैसे दूरी के हिसाब से ले सकते हैं। आप देखो, समुद्र तल से जो दूरी ऊपर की तरफ होती है और एक होती है समुद्र तल से किलोमीटर में दूरी। समुद्र तल के पास वाला क्षेत्र हमेशा सम जलवायु का होता है, वहां पर जलवायु सम होती है, मनुष्य के अनुकूल होती है। जैसे जैसे समुद्र से, इस समुद्र तल की बात है, हम समुद्र से बात करें, समुद्र से जैसे जैसे हमारी दूरी बढ़ती जाएगी तो वहां पर जलवायु बहुत ही भिन्न प्रकार की होगी और वहां पर या तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी या बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी। समुद्र तल, समुद्र किसी भी क्षेत्र की जलवायु को सम बनाए रखते हैं। उसके साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण कारक है, देखो, जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जल की उपलब्धता। जितने भी पुरानी सभ्यताओं का निर्माण हुआ है वह जल स्रोतों के पास ही हुआ है, यानी कि नदी घाटी के तटों के पास। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता हो चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, जितने भी सभ्यताओं का निर्माण हुआ है उन्हीं जगह पर हुआ है जहां पर
तो वहां पर कृषि कार्य बहुत ही अच्छी तरह से होता है, उत्पादन बहुत होता है और मनुष्य के खाने के लिए जो अन्न की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होती है। यही कारण है कि जितनी भी सभ्यताओं का जन्म हुआ वो चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया सभ्यता हो, जल स्रोतों के पास ही या नदी घाटियों में इनकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद है मिट्टियां। जहां पर मिट्टियां उपजाऊ होती है वहां पर जनसंख्या वितरण पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद है खनिज। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो जलवायु रूप से और अक्षांश रूप से और ऊंचाई के हिसाब से मनुष्य के रहने के लायक नहीं है, लेकिन इन खनिजों के कारण वहां पर जनसंख्या वितरण पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जैसे कनाडा का यूरेनियम शहर, कनाडा का यूरेनियम शहर, चाहे चिली, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है वहां पर सोने के कारण जनसंख्या बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है। चिली में तांबे की उपलब्धता के कारण भी जनसंख्या बहुत अच्छी मात्रा में वहां पर वितरण पाया जाता है। ये वो कारण है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जो भी सुविधाएं मनुष्य को उपलब्ध होती है उन सुविधाओं के कारण मनुष्य ऐसी जगह रहना पसंद करता है जहां पर उसे सभी चीजें अच्छी तरह से उपलब्ध हो सके। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बाकी का चैप्टर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।